नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपका सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम अपना करंट अफेयर का सेशंस लेके आ गए हैं, जो कि डेली करंट अफेयर का सेशंस है, जिसमें क्या है जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं डे बाय डे के, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम कराने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज़ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी। यानी खबरों में देखा गया है ऑपरेशन मुस्कान है, कौन सा है? ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है, या किस शहर में अभी हाल ही में क्या किया है, लागू किया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है। इंदौर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, यानी जो ऑपरेशन मुस्कान है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? वो मुंबई में लॉन्च किया गया है। ओवर 5000 माइनर्स रेस्क्यू बाय मुंबई पुलिस सो फॉर दिस ईयर अंडर ऑपरेशन मुस्कान अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोजेक्ट। गृह मंत्रालय की परियोजना ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस साल अब तक मुंबई पुलिस ने 5000 से अधिक नाबालिग बच्चों को बचाया। यानी कितने बच्चों को बचाया है? 5000 नाबालिग बच्चों को बचाया है। इट एम्स टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन एंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट देम। मोर चिल्ड्रन वर rescued by the Mumbai police all till of this year than those rescued in this past 5 years combined। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो लापता बच्चे होते हैं उनको ढूंढना है, उनको बचाना है, उनका पुनरावास करना, यानी उनको दोबारा से समाज में स्थापित करना है। और पिछले 5 वर्षों में बचाए गए कुल बच्चों की तुलना में इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस द्वारा अधिक बच्चों को बचाया गया। यानी जो मुंबई पुलिस है उसने क्या है, अभी तक सबसे अधिक बच्चों को बचाया है। कितने? 5000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज आउटलुक ग्रुप्स ऑफ कॉपी टेबल बुक सिख एंड मोदी। यानी हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की एक कॉपी है, बुक है, कौन सी है? टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया है। किसने किया है? देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। अमित शाह है, पीयूष गोयल है, जेपी नड्डा है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेपी नड्डा। यानी हाल ही में इस बुक का किसने विमोचन किया है? जेपी नड्डा जी ने विमोचन किया है। देखिए, मोदी गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स टू टेल द वार अबाउट सेक्रीफाइस बाय सिख गुरुज एंड सिख कम्युनिटी फॉर द नेशन। मोदी सरकार ने देश के लिए सिख गुरु और सिख समुदाय के बलिदानों के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास किया। यानी इस बुक में क्या बताया गया है कि जो सिख कम्युनिटी ने अपने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली अगस्त 28 बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा रिलीज द बुक सिख एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 ईयर रिटन बाय डॉक्टर प्रभलीन सिंह एंड पब्लिश्ड बाय द डॉक्टर संदीप घोष। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली में 28 अगस्त को जो आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौन है? जेपी नड्डा जी हैं। तो ये इस बुक का उन्होंने विमोचन किया है। तो और जो डॉक्टर प्रभलीन सिंह हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है। और जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, जो कौन है? डॉक्टर संदीप घोष हैं, उनके द्वारा क्या है, ये इस बुक का प्रकाशन किया गया है। बुक कौन सी है? सिख एंड मोदी अ एनर्जी ऑफ 9 ईयर्स। ठीक है, अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर इन सितंबर 2023। यानी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ली सीन लूंग है, थर्मन शनमुगरत्नम है, चोह चोक टोंग है, या किशोर बाहुबुबानी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मन शनमुगरत्नम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्मन शनमुगरत्नम। इनको क्या है, हाल ही में सिंगापुर का क्या प्रेसिडेंट चुना गया है। देखिए थर्मन शनमुगरत्नम रिनोवेड
इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर इंडियन ओरिजिन, ठीक है, थॉमन संगरत्नम हैज बीन elected as the next president of Singapore. He received a significant 70.4% the vote. The presidential election held on September 1, 2023. यानी जो थर्मन षणमुगरत्नम है, प्रसिद्ध कौन है, एक अर्थशास्त्री हैं और सिंगापुर के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो क्या है भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और जो थर्मन षणमुगरत्नम है को सिंगापुर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो कि इलेक्शन कब हुआ है, 1 सितंबर 2023 को हुआ है। और इनको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, वहाँ के 70.4% वोट मिले हैं। किसको मिले हैं, थर्मन षणमुगरत्नम को, ठीक है। और जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो पार्टी कौन सी है, पीपल्स एक्शन पार्टी, यानी पीपल्स एक्शन पार्टी से इन्होंने क्या किया है, चुनाव लड़ा है। अब देखिए, द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर इज सिंगापुर। द कंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज आर तमिल, मलया, मंडारिन एंड इंग्लिश। यानी जो सिंगापुर गणराज्य की राजधानी क्या है, सिंगापुर है, ठीक है। और इस देश की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, तमिल है, मलय है, मंदारिन है और क्या है, अंग्रेजी है। द सिंगापुर डॉलर इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। यानी जो सिंगापुर गणराज्य की जो क्या है मुद्रा क्या है, आधिकारिक मुद्रा क्या है, सिंगापुर डॉलर, ठीक है। जो यानी इनकी जो मुद्रा है वो क्या है, सिंगापुर डॉलर है। और जो इनकी कैपिटल है रिपब्लिक सिंगापुर की, तो क्या है, इनकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इंडियन वीमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज वॉन द गोल्ड मेडल बाय द डिफीटिंग विच कंट्री इन द IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023। यानी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में किस देश को हराया है। यानी जो महिला क्रिकेट टीम है, ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम है, इन्होंने क्या जीता है, क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और किस देश को इन्होंने हराया है, तो बताइए इसके ऑप्शंस क्या क्या है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया ने क्या करा है, जो ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। देखिए, द इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम वॉन द गोल्ड एट द इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन वर्ल्ड गेम्स इन बर्मिंघम। यानी ये कहाँ खेले गए थे, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए थे। देखिए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक बर्मिंघम में एसोसिएशन IBSA विश्व खेल में क्या है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इट इज द 7th एडिशन ऑफ द IBSA वर्ल्ड गेम्स। और ये कौन से नंबर का एडिशन था, कौन से नंबर का था, ये 7वें नंबर का संस्करण था, ठीक है। द इवेंट अकर्स एवरी 4 ईयर्स। और ये संस्करण प्रत्येक 4 साल में कराया जाता है। ये संस्करण कब कराया जाता है, ये संस्करण प्रत्येक 4 साल में कराया जाता है, ठीक है। देखिए, यह IBSA विश्व खेलों का 7वां संस्करण है। यह घटना हर 4 साल में घटती है। यानी ये जो संस्करण है वो हर 4 साल में एक बार कराया जाता है, या हर 4 साल बाद कराया जाता है। और इसमें इंडिया ने क्या जीता है, इसमें इंडिया ने गोल्ड जीता है। चलिए देखिए, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर इंडियाज लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी लॉन्च। यानी भारत का नवीनतम युद्धपोत कौन सा है, महेंद्रगिरी है। उसे कहाँ लॉन्च किया गया है, यानी उसे भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे, पुणे है, मुंबई है, कोची है, कोलकाता है। तो बताइए इसके आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। यानी हाल ही में जो अपना लेटेस्ट वॉरशिप है कौन सा है, महेंद्रगिरी है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, इसको मुंबई में लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए, इंडियन नेवीज वॉरशिप महेंद्रगिरी द 7th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फायर जेट्स सीरीज डेवलप्ड बाय मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। यानी भारतीय नौसेना का युद्धपोत महेंद्रगिरी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित प्रोजेक्ट 17A फाइटर जेट्स
श्रृंखला का 7वां जहाज है। यानी ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। और ये 17A प्रोजेक्ट का कौन सा जहाज है? 7वें नंबर का जहाज है। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द लॉन्चिंग सेरेमनी डिस्क्राइब्ड इट इज एन माइलस्टोन। यानी जो यहाँ आपके मुख्य अतिथि रहे हैं वो कौन रहे हैं? जगदीप धनखड़ जी रहे हैं। वो कौन है? आपके उपराष्ट्रपति हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति क्या रहे थे? मुख्य अतिथि रहे थे। और इन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने इसे मील का पत्थर बताया है। यानी जो ये युद्ध पोत है इसको उन्होंने क्या बोला है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। किसके लिए? इंडिया के लिए। ठीक है। नेम्ड आफ्टर द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, दिस warship is the 7th and last ship built under the project 17A। देखिए, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी के नाम पर बनाया गया यह युद्धपोत परियोजना 17A के तहत बना 7वां और आखिरी जहाज है। यानी जो प्रोजेक्ट 17A है इसमें कुल कितने जहाज बनाने थे? इसमें कुल 7 जहाज बनाने थे। और ये कौन से नंबर का जहाज है? ये 7वें नंबर का जहाज है। किसके अंतर्गत? प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। और जो इसका महेंद्रगिरी नाम रखा गया है वो आपकी जो ईस्टर्न घाट है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ईस्ट में आपके साउथ में क्या क्या है? एक वेस्टर्न घाट है, एक ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। और उसके नाम पर इसका क्या है? नाम रखा गया क्या? महेंद्रगिरी युद्ध पोत। ठीक है। तो देखिए अब थोड़ी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। किससे? नेवी से। जब नेवी का क्वेश्चन आया है तो द करंट चीफ नेवल स्टाफ इज एडमिरल आर हरि सिंह। यानी जो वर्तमान में चीफ नेवल स्टाफ है वो कौन है? एडमिरल आर हरि सिंह है। ठीक है। आर हरि कुमार है। और ये कौन से नंबर के हैं? 25th नेवी चीफ ही टुक ओवर फ्रॉम करमबीर सिंह। और ये 25वें नौसेना प्रमुख है। यानी जो ये कौन से नंबर के नौसेना प्रमुख हैं? 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया था? इन्होंने करमबीर सिंह का पदभार संभाला था। यानी जो 24वें नंबर के आपके नौसेना प्रमुख थे वो कौन थे? करमबीर सिंह थे। और ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। अब देखिए, द इंडियन नेवी करंटली ऑपरेट्स 3 कमांड। ठीक है। यानी भारतीय नौसेना वर्तमान में 3 कमान संचालित करती है। यानी इंडिया में भारतीय नौसेना की कितनी कमान है? 3 कमान है। देखिए, वेस्टर्न नेवल कमांड लोकेटेड एट मुंबई। यानी मुंबई में कौन सी कमान स्थित है? पश्चिमी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और आपकी साउथर्न नेवल कमांड लोकेटेड एट कोची। यानी जो आपकी कोची में कौन सी स्थित है? दक्षिणी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? कोची यानी केरल में। ठीक है। ईस्टर्न नेवल कमांड लोकेटेड इन विशाखापट्टनम। और जो आपकी विशाखापट्टनम में कौन सी है? पूर्वी नौसेना कमान कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। और देखिए आप यहाँ एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, जो ये कोच्चि वाली है, जो ये कोच्चि वाली क्या नौसेना कमान है, ये एशिया की क्या है? सबसे बड़ी नौसेना कमान संचालित की जा रही है। यानी एशिया की क्या है? सबसे बड़ी नौसेना कमान संचालित की जा रही है। यानी एशिया का सबसे बड़ा क्या है? नौसेना ट्रेनिंग स्कूल है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? रेखा सिन्हा है, सुनीता शर्मा है, अनन्या पटेल है, जया वर्मा सिन्हा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा। यानी जया वर्मा सिन्हा अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं और ये क्या है? इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीईओ और चेयरपर्सन है। किसकी? द रेलवे बोर्ड की। यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। ठीक है। इन द फर्स्ट संगम सिटी, जया वर्मा सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ
and chairperson of the railway board in the 166 year history of the Indian Railway। यानी भारतीय रेलवे के 166 साल के इतिहास में पहली बार संगम शहर की जया वर्मा सिन्हा को क्या रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी यह 166 साल में पहली बार हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने किसी महिला को क्या बनाया है, अपना चेयरपर्सन और सीईओ बनाया है। ठीक है। सिन्हा's जर्नी विद द इंडियन रेलवे बिगन 1988। शी ज्वाइंड एज एन इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर। यानी जब भारतीय रेलवे के साथ सिन्हा की यात्रा कब शुरू हुई थी, 1988 में इन्होंने क्या किया था, रेलवे को ज्वाइन किया था, और जब वह भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी के रूप में शामिल हुई थी। यानी इन्होंने रेलवे में इनकी जॉब कब हुई थी, इनकी 1988 में इनकी जॉब लगी थी, और किस पोस्ट पे लगी थी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में। ठीक है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में क्या हुआ था, इनकी 1988 में जॉब लगी थी। ठीक है। ड्यूरिंग हर 4-year tenure as railway advisor in the High Commission of India in Dhaka, Bangladesh, she played a key role in the inauguration of the Maitri Express as train service that connect Kolkata to Dhaka। यानी जो बांग्लादेश में और इंडिया के बीच में जो आपकी रेल सेवा चल रही है, कौन सी है, मैत्री एक्सप्रेस, उसको चलाने में इनका क्या था, बहुत अहम योगदान रहा है। देखिए, ढाका बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोलकाता और ढाका को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा मैत्री एक्सप्रेस के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जब ये ढाका में हाई कमीशन में क्या थी, रेलवे सलाहकार के तौर पर नियुक्त थी, जब इन्होंने जो इनकी बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, मैत्री एक्सप्रेस को चलवाना। चलिए देखिए, अब रेलवे से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या है। द रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस बाई डलहौजी हु सर्व एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1853। यानी रेलवे की जो शुरुआत थी वो इंडिया में किसने की थी, डलहौजी ने की थी, जिनका कार्यकाल कितना रहा था, 1848 से 1853 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये इंडिया में क्या किया था, इन्होंने कार्य किया था या कार्यरत रहे थे। और देखिए, पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। यानी द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज इंट्रोड्यूस बाई डलहौजी ऑन 16 अप्रैल 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने। यानी मुंबई से थाने तक 1853 में जो पहली रेलवे लाइन बिछी थी, इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 34 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। ठीक है, और वो किसके कार्यकाल में बिछी थी, डलहौजी के कार्यकाल में बिछी थी। ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। देखिए, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रन इन इंडिया ऑन 3 Feb 1925। यानी अगर देखें, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। यानी जो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो कब चली थी, 1925 को चली थी। देखिए, कलकत्ता मेट्रो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर बिगन इंडियाज फर्स्ट मेट्रो सर्विस। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1948। देखिए, कोलकाता मेट्रो के नाम भारत की पहली मेट्रो सेवा होने का रिकॉर्ड है और इसे वर्ष 1948 में पेश किया गया था। यानी इंडिया में अगर किसी शहर में अगर कोई पूछे किसी शहर में मेट्रो कब चली थी या पहली मेट्रो किस शहर में चली थी, तो वो कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। और ये कब चली थी, 1984 में इंडिया में पहली मेट्रो कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। ठीक है, द कोलकाता मेट्रो वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेल सिस्टम। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत रेल प्रणाली थी। यानी जो कोलकाता में मेट्रो चली थी वह कौन सी थी, कैसी थी, भारत की पहली भूमिगत यानी अंडरग्राउंड रेलवे भी है, जो किसके नाम है, कोलकाता मेट्रो के नाम है। अगर कोई पूछे कि इंडिया में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कहाँ चली थी या अंडर मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा था, तो वो कौन सा था, कोलकाता मेट्रो का। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो द रेड लाइन वॉज इनोग्रेटेड बाई अटल बिहारी वाजपेयी द देन
देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 24 दिसंबर 2022। अगर हम दिल्ली मेट्रो की बात कर लेते हैं तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत आपकी 24 दिसंबर 2002 को हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था? आपके प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने क्या किया था? आपका दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ या उद्घाटन किया था। देखिए, दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन, रेड लाइन का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। ठीक है। द DMRC ओपन इट्स फर्स्ट कॉरिडोर बिटवीन शादरा टू तीस हजारी ऑन 25 दिसंबर 2022। यानी जो पहली मेट्रो चली थी दिल्ली में वो कहां से कहां तक चली थी? शादरा से 30 हजारी तक चली थी। ठीक है, कहां से कहां तक? शादरा से 30 हजारी तक चली थी। और कब चली थी? 25 दिसंबर 2002 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए, E. Sridharan, popularly known as India's Metro Man, with his visionary leadership and engineering prowess, Sridharan transformed the landscape of urban transportation in India। यानी जो ई श्रीधरन है उन्हें भारत का क्या बोला जाता है? मेट्रो मैन। यानी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? ई श्रीधरन है। और उन्होंने क्या किया? अपने दूरदर्शी नेतृत्व और इंजीनियरिंग कौशल के साथ श्रीधरन ने भारत में शहरी परिवहन के परिदृश्य को बदल दिया है। यानी उनका अहम योगदान किस में रहा था? कि जो शहरी ट्रांसपोर्टेशन है उसको कवर करने में इनका अहम योगदान रहा है। अब देखिए, कोलकाता हैज मेड हिस्ट्री विद इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन completing its inaugural test run in the city. The Kolkata underwater metro line is a part of the East-West metro line connecting the शहडल कोलकाता टू हावड़ा स्टेशन। यानी कोलकाता में ने पहली बार अंडर वाटर मेट्रो लाइन शहर में उद्घाटन परीक्षण पूरा कर इतिहास रच दिया है। यानी अगर कोई पूछे कि इंडिया में पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है तो वो भी कहाँ चली है? कोलकाता में चली है। ठीक है, कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो लाइन सिहादल, कोलकाता और हावड़ा स्टेशन को जोड़ने वाली पूर्व पश्चिम मेट्रो लाइन का एक हिस्सा है। यानी जो पूर्व पश्चिम मेट्रो लाइन है उसका क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो कहाँ? शाहदल कोलकाता से हावड़ा स्टेशन को जोड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये आपके रेलवे से इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है वो बताए थे। और ये तो आपको पता ही होगा कि फिलहाल रेलवे के जो मिनिस्टर हैं यानी रेलवे मिनिस्टर है वो कौन है आपके? बताइए रेल मिनिस्टर कौन है? देखिए आपके रेल मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है आपके रेल मिनिस्टर? आपके रेल मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं फिलहाल में। ठीक है, और आपके रेलवे जोन कितने हैं इंडिया में? इंडिया में रेल जोन कितने हैं? 18। यानी ये 2 पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। यानी आपके रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। और रेलवे में जोन कितने हैं आपके इंडिया में? रेल जोन कितने हैं? 18 रेल जोन हैं। ठीक है, देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ FTII? ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेता को FTTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बताइए, देखिए इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है या श्री रंगनाथन माधवन है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री रंगनाथन माधवन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए श्री रंगनाथन माधवन, बॉलीवुड एक्टर श्री रंगनाथन माधवन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। ठीक है, यानी जो श्री रंगनाथ माधवन है वो बॉलीवुड अभिनेता श्री रंगनाथन माधवन को भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी इनको क्या बनाया गया है? FTTI का अध्यक्ष बनाया गया है। द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज सेट अप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960 इन द परमिसेस ऑफ द इस्वाइल
प्रभात स्टूडियो इन पुणे, यानी भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII की स्थापना 1960 में की गई थी और यह पुणे में तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में भारत सरकार द्वारा की गई है। यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और किसने करी थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है, यानी जो इसका पर्पस है इस योजना का वो क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, आपका है अन्न धन योजना, बेटी पढ़ो योजना, चालान प्रोत्साहन योजना या जल बचाओ योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालान प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चालान प्रोत्साहन योजना। तो देखिए इनवॉइस प्रमोशन स्कीम इन ऑर्डर द इनकरेज द टेंडेंसी ऑफ कस्टमर टू डिमांड बिल्स फॉर ऑल परचेज इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द चालान प्रमोशंस स्कीम अंडर द नेम मेरा बिल मेरा अधिकार हैज बीन लॉन्च फ्रॉम टुडे। Customers will stand a chance to win bumper prize worth Rs 1 crore on quarterly basis for uploading bills। यानी जो ये चालान प्रोत्साहन योजना है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी खरीद के लिए ग्राहकों में बिल मांगने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से चालान प्रोत्साहन योजना आज से शुरू की गई है। इस योजना के तहत ग्राहक को बिल अपलोड करने पर तिमाही आधार पर 1 करोड़ रुपए के बम्पर पुरस्कार जीतने का मौका भी दिया जाएगा। यानी जो 1 करोड़ का ये प्राइज होगा ये कौन देंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर देंगे। और इसका मेन मोटिव क्या है कि जब आप कहीं पे भी परचेजिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तो आप अपना पक्का बिल मांगो और उस बिल को कहाँ आप गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड करोगे। तो ये हर 3 मंथ्स पे यानी हर तिमाही आधार पर उसमें से जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उसमें से बंदे चुने जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा, उनको प्राइज दिया जाएगा। और प्राइज कितने तक का है, 1 करोड़ तक का इसमें प्राइज दिया गया। देखिए अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल गिव प्राइज ऑफ 10,000 रुपी ईच टू 800 पीपल selected by lucky draw every month। 10 people will be give prizes of 10 lakh rupee every month। Bumper draw will take place every 3 months। Under this 2 people will be given a prize of 1 crore rupee each। यानी इस योजना के तहत हर महीने लकी ड्रॉ से चुने गए 800 लोगों को कितने कितने पैसे दिए जाएंगे, 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, पुरस्कार देगी कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके ये प्राइज देंगी। और हर महीने 10 लोगों को कितने 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी पर मंथ यानी हर महीने 10-10 लाख कितने बंदों को देगी, 10-10 बंदों को 10-10 लाख रुपए देंगी। बम्पर ड्रॉ हर 3 महीने में होगा और ये जो बम्पर ड्रॉ है वो कब होगा, हर 3 महीने के अंदर होगा। और इसमें इसके तहत 2 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यानी जो 3 महीने में लकी ड्रॉ होगा उसमें 2 बंदों को चुना जाएगा और उनको कितने दिए जाएंगे, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हर महीने 800 लोगों को 10-10 हजार रुपए और हर महीने 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए का इसमें क्या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए विच पोजीशन हैज नीरज चोपड़ा अचीव्ड इन जेवलिन थ्रो इन ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023। यानी ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो बताइए, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, 8 है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 मतलब सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है, इन्होंने सेकंड स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड इन द जेवलिन थ्रो विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ 85.71 मीटर
एट द ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। और आपके जैकब वार्डलेच हैं जैकब वार्डलेच ऑफ चेक रिपब्लिक, यानी ये किस कंट्री के हैं, चेक रिपब्लिक कंट्री के हैं, वॉन द फर्स्ट पोजीशन विद 85.86 मीटर, यानी इसमें गोल्ड किसने जीता है, इसमें गोल्ड जीता है जैकब वार्डलेच जी ने जीता है, ठीक है। यानी नीरज चोपड़ा जी इसमें कौन से स्थान पर रहे हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, और इन्होंने अपना बेस्ट थ्रो कितना दिया है, 85.71 मीटर दिया है, ठीक है। और जो इनका क्या था, बेस्ट थ्रो था, यानी सर्वश्रेष्ठ थ्रो था, और ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। और जो चेक गणराज्य के हैं, चेक रिपब्लिक के हैं, कौन है, जैकब वार्डलेच हैं, इन्होंने कितना अपना बेस्ट थ्रो दिया है, 85.86 मीटर के साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रथम हासिल स्थान किया है, ठीक है। क्यों, और हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें कौन सा मेडल जीता था, उसमें गोल्ड जीता था, यानी गोल्ड किस में जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। यानी हाल ही में, यानी 2-4 दिन पहले ये लीग हुई है, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी और गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंक्रीज द ओबीसी रिजर्वेशन फ्रॉम 10% टू 27%, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, हरियाणा है, गुजरात है, झारखंड है, नागालैंड है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, यानी हाल ही में गुजरात सरकार ने क्या किया है, जो ओबीसी का रिजर्वेशन जो ऑलरेडी कितना था वहां पे 10% था, उसको कितना कर दिया है, अब उन्होंने बढ़ाकर 27% कर दिया है। चलिए देखिए, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट इन गुजरात ऑन ट्यूसडे हाइक रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी फ्रॉम द existing 10% to 27% of elections in the panchayat and urban local bodies based on recommendation of Justice झावरी कमीशन रिपोर्ट, यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मंगलवार को न्यायमूर्ति झावरी आयोग, यानी जो कमेटी बनाई थी उसका नाम क्या था, झावरी आयोग था, और उसमें कौन थे, आपके जस्टिस झावरी थे, ठीक है, की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के में चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण को मौजूद 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। यानी जो वहाँ इलेक्शन होते थे, कौन से होते थे, पंचायत के होते थे और शहरी निकाय के होते थे, उसमें ओबीसी को कितना था, 10% का रिजर्वेशन था, यानी जो उनकी सीट्स थी उनमें कितना रिजर्वेशन था, 10% का रिजर्वेशन था। तो जब झावरी जो आपका कौन सा है, झावेरी आयोग है, यानी जो आपका झावेरी आयोग है, उन्होंने हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की थी और फिर हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था कि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनका रिजर्वेशन क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो फिर इसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाते हुए जो गुजरात सरकार है उसने फिर क्या किया है कि इस आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 27% कर दिया है। यानी कि अब जो गुजरात में इलेक्शन होंगे, किसके इलेक्शन, पंचायती और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उसमें ओबीसी की सीट रिजर्वेशन कितनी है, 27% है। यानी अब वहाँ पे कितना हो गया है ओबीसी का रिजर्वेशन, 27%। तो चलिए देखिए आज के क्वेश्चन अपने यहीं ख़त्म होते हैं और देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, ठीक है। आप अपने रेगुलर नोट्स बनाइए, ठीक है, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है, उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलिए आप इन क्वेश्चंस को रेडी करिए। धन्यवाद।